विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। हेलो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी प्यारे मित्रों, आप सभी का आपके अपने एसएफएस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नैन्सी है और आज मैं आप सभी के लिए जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी लिंग विद्यालय और समाज बुक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति आवश्यक होता है लेके आ गई हूँ। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस हैं, 7-8 क्वेश्चंस हैं जो कि सॉल्व करेंगे और इतना मैं गारंटी देती हूँ कि आपके एग्ज़ाम में इससे 2-3 क्वेश्चन तो ज़रूर फंस जाएगा। तो ध्यान से पढ़िए और समझते हुए एक एक टॉपिक को चलिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट जो हमारा है वो है लिंग और जैविक लिंग में अंतर क्या है, समाज में लैंगिक रूढ़ियों का क्या प्रभाव होता है। लिंग और जैविक लिंग में अंतर पूछा जा रहा है और समाज में लैंगिक रूढ़ियों का क्या प्रभाव है वो बताना है, ठीक है। तो चलिए उत्तर की ओर चलते हैं। जैविक लिंग और लिंग में अंतर होता है, तो जैविक लिंग क्या है? जैविक लिंग ये जन्म से तय होता है, लड़का या लड़की शरीर के आधार पर इसे प्रकृति ने तय किया और इसे बदला नहीं जा सकता। तो जैविक लिंग उसे कहते हैं जो जन्म से निर्धारित रहता है। बच्चा जन्म लेते ही उसको पता चल जाता है कि वो लड़का है या लड़की है। तो इन दोनों में अंतर जिस आधार पे हम कर सकते हैं तो उसी को कहा जाता है जैविक लिंग। और लड़का या लड़की शरीर के आधार पर अंतर किया जाता है ना, तो वही चीज़ दिया हुआ है। इसे प्रकृति ने तय किया है और इसे बदला नहीं जा सकता। कोई लड़का है तो आप उसे लड़की नहीं बना सकोगे और कोई लड़की है तो उसे आप लड़का नहीं बना सकोगे। फिर उसके बाद लिंग क्या है? तो लिंग को जेंडर भी कहते हैं। ये समाज ने बनाया है, समाज ने इसे बनाया है। लड़का कैसे रहेंगे, लड़कियाँ क्या काम करेंगी, कैसे कपड़े पहनेंगी, ये सब समाज देखता है। इसे बदला भी जा सकता है। जैसे अभी आज की जनरेशन में मान लीजिए कि हमारा जो समाज का सोच है वो ऐसा है कि लड़कियों को पढ़ने ना दिया जाए, लेकिन हो सकता है आने वाली पीढ़ी में ऐसा सोच ना हो, ये बदल जाए। तो जेंडर जो है वो बदलता रहता है, लेकिन जो जैविक लिंग है वो बदलता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो लैंगिक रूढ़ियों का प्रभाव, जो लैंगिक रूढ़ियाँ होती हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे समाज पे, हमारे समाज में रहने वाले लोगों पे। तो शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? लड़कियों को आर्ट और लड़कों को साइंस लेने के लिए कहा जाता है। अक्सर लड़कियों को कहा जाता है लड़कियां कमज़ोर हैं तो वो आर्ट ले लें, और लड़कों को कहा जाता है कि लड़के साइंस ले लें क्योंकि वो तेज़ होते हैं। ऐसा कहा जाता है ना, मैथ में लड़के बहुत तेज़ होते हैं, लेकिन लड़कियां भी तेज़ हो सकती हैं यदि उसे अवसर मिले तो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो काम पर लैंगिक रूढ़ियों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो घर का काम सिर्फ लड़कियाँ का और कमाना सिर्फ लड़कों का काम होता है। तो ये चीज़ भी बोला जाता है जो कि गलत है, इसे भी बदलने की आवश्यकता है, ठीक है। और व्यवहार के आधार पर तो लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां ऊंची आवाज़ में नहीं बोल सकती, ऐसा नियम बना दिया गया है। बोला जाता है ना लड़कियों को धीरे ही बोलना चाहिए और लड़कों को बोला जाता है कि लड़के रो नहीं सकते। हालांकि लड़के भी इंसान हैं, उनका भी हृदय है तो वो भी रो सकते हैं, है ना। तो इससे लड़के और लड़कियां दोनों की क्षमता दब जाती है और समाज में असमानता बढ़ती है। जैसे कोई लड़का है तो लड़का रोएगा नहीं तो उसके अंदर की जो फीलिंग्स है वो एक प्रकार से नहीं रह पाएगी, वो फीलिंग तो उसकी जो फीलिंग है वो दब जाएगी, मर जाएगी, है ना। और लड़कियां जैसे हैं तो वो भी बाहर जाके कमाना चाहती है, तो बहुत से ऐसे परिवार वाले हैं जो उसे दबा देते हैं। तो यही चीज़ें हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, सेकंड की ओर हम बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार, स्कूल और मीडिया की क्या भूमिका रहती है। तो सबसे पहले तो हम समाजीकरण होता क्या है उसे समझते हैं, फिर परिवार, स्कूल और मीडिया की क्या भूमिका है उसे समझते हैं। समाजीकरण का मतलब है समाज के नियम और तरीके सीखना। इसमें 3 सबसे बड़ी भूमिका होती है। समाजीकरण का मतलब होता है समाज के नियम, बच्चा समाज का नियम सीखता है ना, तो समाज के नियम सीखने को ही समाजीकरण कहते हैं। इसके 3 सबसे बड़ी भूमिका होती है, परिवार, स्कूल और मीडिया। अब देखिए परिवार जो है, परिवार, बच्चा सबसे पहले घर से ही तो सीखता है ना, माता पिता जो कहते हैं वही बच्चा सीखता है। माता पिता कहते हैं बेटा तुम बाहर खेलो, बेटी तुम रसोई में मदद करो, यहीं से लैंगिक भेद शुरू हो जाता है, ठीक है। अब स्कूल में कैसे होता है? तो स्कूल की किताबें, टीचर का व्यवहार और खेल का मैदान सब सिखाते हैं। लड़कों को फुटबॉल और लड़कियों को रस्सी कूदने को देना इसका उदाहरण है। जैसे परिवार में भेदभाव होता है कि लड़कों को खेलने के लिए दिया जाता है, लड़कियों को घर संभालने के लिए दिया जाता है। स्कूल में भेदभाव होता है, लड़कों से फुटबॉल खेलने को बोला जाता है, लड़कियों को रस्सी कूदने को। अब मीडिया वाले टीवी, मोबाइल और एड्स में दिखाया जाता है कि हीरो मजबूत होता है और हीरोइन सुंदर होती है। इससे बच्चों के दिमाग में यही छवि बन जाती है ना, हीरोइन मजबूत होती है, ये छवि नहीं बन पाती है। इसलिए परिवार, स्कूल और मीडिया तीनों को मिलाकर बराबरी वाला माहौल बनाना चाहिए। ऐसा माहौल बनाइए कि लड़का लड़की दोनों एक ही
दोनों को एक ही प्रकार का दर्जा दिया। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा कहता है पाठ्यक्रम में लैंगिक पक्षपात के उदाहरण दीजिए, इसे दूर करने के उपाय बताइए। जो लैंगिक पक्षपात है, लिंग के आधार पर जो पक्षपात किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, तो उसके कुछ उदाहरण देना है और इसे दूर करने का उपाय बताना है। चलिए देखते हैं क्या है। तो पाठ्यक्रम में पक्षपात के उदाहरण पहले देख लेते हैं। पहला उदाहरण, कहानियों में डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर हमेशा पुरुष दिखाया जाता है और नर्स, टीचर हमेशा महिला दिखाई जाती है। जब भी आप बुक में कहानी पढ़ते होगे तो ऐसा होता है। अब इतिहास में सिर्फ राजाओं और पुरुष स्वतंत्रता सेनाओं के बारे में पढ़ाया जाए। ज़्यादातर इतिहास में आप पढ़ोगे तो सिर्फ राजाओं और पुरुष स्वतंत्रता सेनाएं जो होते हैं उनके बारे में ही बताया जाता है। गृह विज्ञान में सिर्फ लड़कियों के लिए और वर्कशॉप सिर्फ लड़कों के लिए ही होता है। गृह विज्ञान में ऐसा होता है ना, वर्कशॉप लड़कों के लिए और गृह विज्ञान सिर्फ लड़कियों के लिए होता है। तो ये सभी कुछ उदाहरण है किसके, पाठ्यक्रम में पक्षपात के। जो हम पढ़ते हैं पाठ्यक्रम उसमें पक्षपात के। अब इसे दूर करने का उपाय क्या है देख लेते हैं। इसे दूर करने के लिए हमें जेंडर सेंसिटिव किताबें, यानी कि किताबों में पुरुष और महिलाओं दोनों को हर तरह का काम दिया जाना चाहिए। सबसे पहले हमें जेंडर सेंसिटिव किताबें यानी लिंग भावनात्मक किताबें, ऐसा किताब जिसमें कि लड़के और लड़की दोनों को ही समान का दर्जा दिया जाए और दोनों को ही समान प्रकार से देखा जाए, ऐसा किताब बनाना चाहिए। दूसरा है हमारा टीचर ट्रेनिंग, टीचर्स को लैंगिक समानता की ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो कक्षा में भेदभाव ना करे। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि टीचर जो होते हैं वो कक्षा में भेदभाव ना कर पाए, इसलिए टीचर को पहले से ट्रेनिंग देना चाहिए, ठीक है। अब तीसरा हमारा है सामान्य अवसर, समान अवसर सभी विषय और सभी खेल में सभी बच्चों को, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सबको समान अवसर देना चाहिए, ठीक है। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हमारा कहता है सह शिक्षा के लाभ और चुनौतियाँ क्या हैं। तो सह शिक्षा के लाभ और चुनौतियों को देखते हैं। सह शिक्षा यानी साथ में पढ़ाई करना, साथ में शिक्षा ग्रहण करना, तो उसके लाभ क्या हैं, चुनौतियाँ क्या हैं। लाभ देख लेते हैं। लड़के लड़कियाँ एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे का सम्मान करना सीखते हैं। जब लड़के और लड़कियाँ एक दूसरे के साथ पढ़ते हैं तो वो एक दूसरे का सम्मान करना सीखते हैं और एक दूसरे को समझते हैं, ठीक है। संसाधनों का सही उपयोग होता है। एक ही स्कूल और एक ही टीचर से खर्च कम होता है। जैसे एक ही स्कूल में लड़का और लड़की, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में एक ही टीचर को कम पैसा, मतलब एक टीचर को पैसा देना पड़ता है, जिससे पैसे की जो बचत है वो हो पाती है। वैसे लड़के अलग पढ़ेंगे, लड़कियां अलग पढ़ेंगे, तो दो टीचर को फिर पैसा देना होगा ना, यही चीज़ बताया जा रहा है। फिर आत्मविश्वास बढ़ता है और समाज में फैली लैंगिक रूढ़ियाँ टूटती हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है कि हम लड़के के साथ पढ़ सकते हैं तो हम लड़कियों के साथ पढ़ सकते हैं, और समाज में जो लैंगिक रूढ़ियाँ हैं ना, भेदभाव है ना, वो घटता है। अब हम देखेंगे कि चुनौतियाँ क्या क्या आती हैं जब हम साथ में शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो चुनौतियाँ क्या क्या आती हैं, तो देख लेते हैं। पहला चुनौती हमारा है माता पिता और समाज कभी कभी सह शिक्षा का विरोध करते हैं। उन्हें नहीं पसंद कि लड़कियां लड़के के साथ पढ़े। बहुत से ऐसे परिवार होते हैं, अब तो बहुत कम है लेकिन होते हैं, जिन्हें नहीं पसंद कि उनकी बच्चियां किसी और बच्चे के साथ पढ़े, है ना। और दूसरा हमारा हो जाएगा स्कूल में लड़के लड़कियों के लिए अलग शौचालय और सुरक्षा का इंतज़ाम करना पड़ता है। अगर साथ में पढ़ा जाए तो साथ में पढ़ोगे तो उससे क्या होगा कि लड़के और लड़कियां एक ही शौचालय में तो नहीं जाएंगे ना, तो उनके लिए अलग अलग शौचालय का इंतज़ाम करना पड़ता है। तो ये एक चुनौती है, क्योंकि हर विद्यालय में होता है, आजकल तो बहुत डेवलप हो गया है हमारा इंडिया, तो होता है कि अलग अलग शौचालय होता है, पर पहले ऐसा नहीं था ना, तो वही चीज़ बताया जा रहा है। कभी कभी टीचर का पक्षपात पूर्ण व्यवहार देखने को मिलता है, जैसे लड़का लड़की दोनों पढ़ रहे हैं एक साथ, तो होता है ऐसा कि टीचर पक्षपात करते हैं, भेदभाव करते हैं। इन चुनौतियों को जागरूकता और सख्त नियमों से दूर किया जाना चाहिए। इन चुनौतियों को दूर करके हमें लैंगिक रूढ़िवादिता को खत्म करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पांचवा आ जाएगा, विद्यालय में होने वाली लैंगिक भेदभाव और उन्हें रोकने के उपाय। विद्यालय में जो, स्कूल में जो लैंगिक भेदभाव होता है, स्पेशली ये इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विद्यालय में होने वाली लैंगिक भेदभाव और उन्हें रोकने के उपाय हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्यालय में भेदभाव के रूप, विद्यालय में भेदभाव किस प्रकार से होते हैं देख लीजिए। कक्षा में टीचर लड़कों से ज़्यादा सवाल पूछते हैं, लड़कियों को पीछे बैठाते हैं, तो ये गलत है ना। आजकल तो लड़कियां ही तेज हो गई हैं, वही आगे बैठ रही हैं, बट ऐसा होता था पहले, ठीक है। खेल में लड़कों को बड़ा मैदान दिया जाता है और लड़कियों को छोटा, है ना। लड़कियाँ जब क्रिकेट खेलने जाती हैं तो उन्हें उतना नहीं सम्मान दिया जाता, तो अच्छा तुम खेलोगे क्रिकेट, ऐसा करके बोला जाता है। लेकिन लड़कों को हर गेम में
उतना ही सम्मान दिया जाता है ना। तो ये सब कुछ भेदभाव है। और काम में लड़कियों से सजावट का काम करवाया जाता है और लड़कों से मंच बनाने का काम किया जाता है। तो ये विद्यालय में कुछ भेदभाव है ना। तो इसे रोकने के उपाय क्या क्या हैं देख लेते हैं। पहला उपाय हमारा हो जाएगा जेंडर ऑडिट। हर 6 महीने में चेक किया जाए कि स्कूल में भेदभाव तो नहीं हो रहा है। जनरल ऑडिट मतलब कि हर 6 महीने में चेक होना चाहिए कि स्कूल में भेदभाव तो नहीं हो रहा है। दूसरा है शिकायत कमेटी। स्कूल में सेक्सुअल हरासमेंट के लिए कंप्लेंट कमेटी बनाना ज़रूरी है। यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो उसके लिए कंप्लेन करने वाला एक कक्ष बनाना चाहिए जहाँ पे कंप्लेन बच्चे कर सके, है ना। तीसरा है समान गतिविधियाँ। सभी बच्चों को हर खेल, हर प्रतियोगिता और हर काम में भाग लेने का बराबर मौका मिलना चाहिए। हम रोकने के लिए क्या करेंगे, हर प्रकार के विद्यालय में हर प्रकार के खेल प्रतियोगिता में लड़का लड़की दोनों को समान भाग लेने का अवसर देंगे। ठीक है, छठा क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। तो छठा हमारा है स्कूल में यौन उत्पीड़न क्या है, इसे बचाव के लिए POCSO एक्ट के बारे में लिखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान से देखिए। स्कूल में टीचर बड़े छात्र या स्टाफ द्वारा किसी बच्चों को गलत तरीके से छूना, डराना, अश्लील बात करना या फोटो दिखाना यौन उत्पीड़न कहलाता है। यौन उत्पीड़न क्या है, तो स्कूल में यदि कोई टीचर है, यदि कोई छात्र है या स्टाफ किसी बच्चे को गलत तरीके से छू रहा है, डरा रहा है, उसे अश्लील बातें कर रहा है या गंदी गंदी फोटो दिखा रहा है, तो इसी को यौन उत्पीड़न कहते हैं। अब इसे बचाने के लिए एक एक्ट आया है जिसे POCSO एक्ट 2012 कहते हैं। तो बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम, इस एक्ट का जो उद्देश्य है वो क्या है, तो बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम संरक्षण देना, यही इस एक्ट का उद्देश्य है। तो इसमें पहला है ये कानून 18 साल से कम उम्र के सभी बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। स्कूल में CCTV कैमरा, महिला टीचर और शिकायत पेटी लगाना ज़रूरी है। अगर कोई शिकायत आती है तो 24 घंटे के अंदर पुलिस को सूचना देना अनिवार्य है। दोषी पाए जाने पर कड़ी सज़ा प्रावधान है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य स्कूल को बच्चे के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है POCSO एक्ट, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा 7वां क्वेश्चन, भारत में महिला शिक्षा के लिए कौन कौन सी सरकारी योजनाएं और नीतियां हैं। महिला को शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन कौन से सरकारी योजनाएं हैं और नीतियां हैं देख लेते हैं। तो भारत सरकार ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। अब देखते हैं कौन कौन सा। पहला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका उद्देश्य लड़कियों के जन्म को बढ़ाना और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करना है। समग्र शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष तक की सभी लड़कियों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना। समग्र शिक्षा अभियान का उद्देश्य होता है जितनी भी 6 से 14 वर्ष की बच्चियां हैं उन्हें मुफ्त में शिक्षा प्रदान करना। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में KGBV भी कहते हैं। तो शैक्षिक रूप से पिछड़े इलाकों में गरीब लड़कियों के लिए आवासीय स्कूल खोलना इसका उद्देश्य है। ठीक है, स्कूल खोला गया है ताकि बच्चियां पढ़ सके वहाँ। NEP 2020, इस नई शिक्षा नीति में लैंगिक समानता पर जोर दिया गया और लड़कियों की ड्रॉप आउट रेट कम करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। तो आगे है, इन योजनाओं के कारण स्कूलों में लड़कियों की संख्या में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। आगे देखते हैं। तो ये भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आएगा। नारीवादी आंदोलन ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान दिया है। नारीवादी जो आंदोलन है तो इस आंदोलन ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान दिया है देखते हैं। नारीवादी आंदोलन ने शिक्षा के क्षेत्र में 3 बड़े योगदान दिए हैं। पहला, जागरूकता फैलाना। पहला, जागरूकता फैलाया जाता है नारीवादी आंदोलन के द्वारा, जागरूकता फैलाया। इस आंदोलन ने समाज को यह समझाया है कि लड़कियों को भी पढ़ने का पूरा अधिकार है। नारीवादी आंदोलन ने समाज को यह समझाया है कि लड़कियों को भी पढ़ने का पूरा अधिकार है। दूसरा, कानून बनवाना। बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ कानून बनाए जिससे लड़कियां स्कूल जा सकती हैं। ठीक है, तो ये सब नारीवादी आंदोलन के अंतर्गत है। तीसरा, पाठ्यक्रम में बदलाव। तो स्कूल की किताबों में लैंगिक पक्षपात हटवा कर और पाठ्यक्रम में महिला वैज्ञानिकों, नेताओं और समाज सुधारकों को शामिल करवाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो आगे हमारा है, सावित्रीबाई फूले ने भारत में
भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था, उसका काम नारीवादी आंदोलन की नींव थी। ठीक है, सावित्रीबाई फुले हैं, तो उन्होंने क्या किया था, भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था, उसका काम नारीवादी आंदोलन की नींव रखना था। ठीक है, आज का जो हमारा क्वेश्चन का सेशन है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो आप लोगों को कुछ भी यदि डाउट हो, 8 क्वेश्चन आज मैंने करवाया है जो कि लॉन्ग की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कुछ भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बता दूंगी। ठीक है, और यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ सेंड कर दूंगी, देख लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।